आपको 2-3 भ्रांतियां मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि काला रंग होने की वजह से किसानों में रुझान बढ़ा और सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। हाँ बिल्कुल। पैदावार आम गेहूं से कहीं ज़्यादा नहीं है जी। दूसरे जो भी न्यूट्रिशन के जो फैक्टर हैं इसमें, वो आम गेहूं से कहीं भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ फ़र्क है एंथोसाइनिन पिगमेंट का, जिसके चलते कि इसका रंग काला है और इसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े दावे किए गए। एक बात आपने कही ग्लूटेन फ्री, गेहूं की कल्पना ही नहीं हो सकती बिना ग्लूटेन के। आप ग्लूटेन फ्री हो ही नहीं सकता है गेहूं की बेसिक प्रॉपर्टी ही है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक प्रोटीन है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल हरियाणा में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र करनाल का पूरा कैंपस है। और ये जो किसान आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ये जनपद अयोध्या के प्रगतिशील किसान हैं जो कि एक शैक्षणिक विजिट के लिए बेसिकली यहाँ पर आए हुए हैं। खेती में क्या कुछ नई तकनीक है उसको सीख करके अपनी आय को दोगुना कैसे करें और देश की सेवा किस तरीके से करना है। आज हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी के कृषि विशेषज्ञ हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से हेल्प की जा रही है। आइए हम बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है। मैं यहाँ पे प्रधान वैज्ञानिक हूँ कृषि विस्तार में जी। और जो भी किसानों का ग्रुप आता है अमूमन मैं और डॉक्टर मंगल सिंह हम लोग दोनों डील करते हैं जी। और ये ग्रुप जो अयोध्या से आया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे पंजाब और हरियाणा का किसान गेहूं की अच्छी पैदावार कर रहा है या क्या अलग कर रहा है, ये जानने की कोशिश है जी। और ये संस्था पूरे भारत की अगर बात करें तो अग्रणी संस्था है गेहूं और जौ पे शोध के लिए। और ये इत्तेफाक भी कहिए, संयोग भी कहिए कि जहाँ से किसान आए हैं वहाँ पे यही दो मुख्य फसलें हैं रबी सीजन में, गेहूं और जौ की। और हमारे पास वो तमाम तकनीकें हैं जिनको अपना करके ये किसान बहुत अच्छे से अपनी खेती कर सकते हैं। और एक हम लोग जो फील्ड में थे इनके साथ तो एक बहुत अच्छी बात आ रही थी कि पराली का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे मशीन हमारे पास उपलब्ध हैं। जब 90 का दशक था तब हमारे पास एक जीरो टिलेज मशीन आई, उसके बाद टर्बो हैप्पी सीडर आया, फिर हैप्पी सीडर वो बना, उसके बाद फिर सुपर सीडर आया, अब स्मार्ट सीडर है। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिसके बदौलत हम खेत में पराली को रखते हुए या दूसरे तरह के फसल अवशेष हैं उसको रखते हुए बिजाई कर सकते हैं और पैदावार अच्छी आ रही है। कई किसान तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी पैदावार 1 क्विंटल 2 क्विंटल ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब पराली एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको प्रबंधन करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी मशीनें भी आजकल कस्टम हायरिंग सेंटर के पास है जिसमें बेलर है, जिसके माध्यम से हम उसका बेल बना करके और गठरी अलग हम रख लेते हैं खेत के बाहर। और आजकल जैसे पानीपत जैसे जगह पे जहाँ पे रिफाइनरी के साथ एक इथेनॉल प्लांट आया है जो एक बहुत बड़ी मात्रा में पराली खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जरिया हो सकता है इनकम का भी किसानों के लिए आने वाले समय में। और अगले 2 वर्षों में मुझे जो दिखाई दे रहा है खास करके पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समस्या नहीं रह जाएगी। ये एक बहुत बड़ा संसाधन के रूप में इस्तेमाल होने जा रहा है। और मैं बहुत सारी किसान सभाओं में एक शेर सुनाते रहता हूँ। कहते हैं कि बिछा सको तो फूल बिछाना, शूल बिछाना ठीक नहीं, लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना ठीक नहीं। इसलिए किसानों से मेरी दरखास्त हमेशा रहती है कि ये एक धरा का जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है फसल अवशेष, अगर उसको मृदा में मिलाया जाए या उसके सतह पे रखा जाए तो निश्चित तौर पे कार्बन की मात्रा नियमित रूप से बढ़ती चली जाएगी। और कार्बन जो है ऑर्गेनिक कार्बन किसी भी मृदा में, इसको मैं कहता हूँ कि ये मोबाइल का रिचार्ज है। ये जिस दिन खत्म हो गया डाटा आपका खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जिस दिन ये ऑर्गेनिक कार्बन 3.35 या 0.3 के आसपास चला जाएगा, आप कितना भी खाद डाल लो, कितने भी प्रयास कर लो, आपकी पैदावार नहीं बढ़ने जा रही है। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज होती है, जितना भी फसल के जो न्यूट्रिएंट है खास करके जो उर्वरक के रूप में हम डालते हैं, उसकी उपलब्धता ही उसके जड़ क्षेत्र में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है उससे होता है। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही पैदावार बढ़ेगी, उतना ही हमारी मृदा रिच होगी। आप जो भी भोजन जो भी खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, लोग कहते हैं कि इसमें आजकल उतना न्यूट्रिशन नहीं है। जब उस मृदा में ताकत ही नहीं रही तो उसका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? पैदावार आप 30 क्विंटल 40 क्विंटल भी ले लेंगे, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। राइट। सर आगे बढ़ता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। सर आजकल सर जो है देश में काले गेहूँ की खेती की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है और किसानों को इससे अच्छी उपज का लाभ भी मिल रहा है और अच्छा दाम मिल रहा है। प्लस ये भी सुनने में आया कि सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा
है, ग्लूटेन फ्री होता है, तो क्या सर आपकी संस्था के द्वारा उसके बारे में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं किसानों को? पहली बात तो ये है कि हमारे संस्था से ये किस्म नहीं बनी है। एक हमारी CSIR की संस्था है, नाबी मोहाली में है, वहाँ से कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और 2 तरह के गेहूँ, काला और बैगनी, 2 तरह का गेहूँ जो जेनेटिक स्टॉक में PPV FRA के साथ रजिस्टर हुआ। आपको 2-3 भ्रांतियाँ मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि काला रंग होने की वजह से किसानों में रुझान बढ़ा और सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। हाँ, बिल्कुल। पैदावार आम गेहूं से कहीं ज़्यादा नहीं है जी। दूसरे जो भी न्यूट्रिशन के जो फैक्टर हैं इसमें, वो आम गेहूं से कहीं भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ फ़र्क है एंथोसाइनिन पिगमेंट का, जिसके चलते कि इसका रंग काला है और इसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े दावे किए गए। एक बात आपने कही, ग्लूटेन फ्री। गेहूं की कल्पना ही नहीं हो सकती बिना ग्लूटेन के। आप ग्लूटेन फ्री हो ही नहीं सकता। गेहूं की बेसिक प्रॉपर्टी ही है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक प्रोटीन है और ग्लूटेन प्रोटीन के एलर्जी से एक बीमारी होती है जिसको सीलिएक डिजीज कहते हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में ये पूरे जनसंख्या की अगर बात करें तो 0.5% से भी कम लोग प्रभावित हैं। एक बाजारीकरण के दौर में एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इसको फैलाया गया कि हर चीज़ ग्लूटेन फ्री। आप किसी मार्केट में जाइए, किसी मॉल में जाइए तो बहुत बड़े अक्षरों में लिखा होता है ग्लूटेन फ्री आटा। आटा का मतलब होता है, हम अमूमन भारतीय समझते हैं आटा का मतलब गेहूं का आटा, लेकिन आटा चावल का भी होता है, आटा चने का भी कह सकते हैं, आटा बहुत और भी ज्वार का होता है, मक्की का होता है, बहुत सारे अनाजों का होता है। जब उस पैकेट को उठाएंगे तो उसमें गेहूं है ही नहीं। और मैं तो एक दिन पैकेट जब उठाया तो उसमें लिखा था व्हीट फ्री। तो ग्लूटेन फ्री मतलब व्हीट फ्री। तो जिसको भी एलर्जी है तो उसको गेहूं नहीं खाना है, उसको जौ नहीं खाना है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में आपको चावल पे आप जा सकते हैं, मक्के पे आप जा सकते हैं, दूसरे और तरह के आटा पे जा सकते हैं। तो गेहूं बिना ग्लूटेन परिकल्पना नहीं हो सकती। और जो काला गेहूं का जो एक मार्केट चला, ये 2 साल तो बहुत सारे किसानों को इसका फायदा भी मिला, लेकिन आज की स्थिति इसकी बहुत दयनीय है। हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो इस लालच में थे कि ये बहुत महंगा बिक जाएगा, आज उनका 20-22 रुपए भी नहीं बिक रहा है। और जो स्वास्थ्य बेनिफिट की बात, जहाँ तक बात है, हम लोगों ने भी अपने लैब में 3-4 साल टेस्ट किया। जो प्रोटीन कंटेंट है या बाकी चीज़ें हैं, ये आम गेहूं से कहीं फर्क नहीं है। सिर्फ एंथोसाइनिन पिगमेंट जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ावा देता है, इसके आधार पे बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं जो कि सत्य से बहुत परे है। मैं इतना डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन अगर किसी को अच्छा लगता है खाने में तो हमारे तरफ से ये नहीं है कि आप ना खाइए। अगर आपको स्वास्थ्य बेनिफिट भी नजर आता है तो आप कीजिए, लेकिन ऐसा कह देना कि काला गेहूं खाने से कोई अमर होने जा रहा है, ये बीमारी नहीं हो सकती, तो ये बहुत मतलब भ्रांति, मैं इसको कहूँगा, ये गलत प्रचार है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।